कहानी की शुरुआत में हम माइकल नाम के एक लड़के को देखते हैं। उसे हैलोवीन की फैंसी ड्रेस पार्टी में जाना था। इसी वजह से वो स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम खरीदना चाहता है, लेकिन उसे स्कूल के लिए देर हो रही थी, इसलिए पैसे उसने अपने जूतों में छुपा लिए और स्कूल आ गया। माइकल स्टेला नाम की एक लड़की को बहुत पसंद करता है। वो उसकी वीडियो बना रहा था, तभी टीचर ने देख लिया और उसका फोन छीन लिया। इसी बीच क्लास में इंस्पेक्टर गियोवाना आती है। वो सबको बताती है कि उनका क्लासमेट मार्टिनो पिछले 2 दिनों से गायब है और किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता। वो पूछती है, क्या तुम में से कोई जानता है कि वो कहाँ चला गया? लेकिन किसी को कोई सुराग नहीं होता। गियोवाना माइकल को उसका टिफिन देकर वहाँ से चली जाती है, मगर सच ये है कि गियोवाना माइकल की माँ है और माइकल को वो बिल्कुल पसंद नहीं। अचानक माइकल की नाक से खून आने लगता है। वो बाथरूम में जाकर साफ करने लगा। इतने में स्कूल की बेल बज जाती है। डर के मारे वो अंदर ही छुप जाता है। तभी इवान और ब्रेंडो बाथरूम का दरवाजा तोड़कर उसे बाहर खींच लेते हैं। वो दोनों अक्सर उसे तंग किया करते थे। ब्रेंडो उसके जूतों से पैसे निकाल लेता है। माइकल पैसे वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन इवान उसे धक्का देकर कहता है, अगर हमने पैसे नहीं लौटाए तो तुम क्या करोगे? अपनी माँ से कहोगे कि हमें जेल भिजवा दें या अपने डैड से कहकर हमें पिटवाओगे? ओह माफ करना, मैं भूल गया, तुम्हारे तो डैड ही नहीं है। ये सुन माइकल गुस्से में जवाब देता है, कम से कम मेरे डैड तुम्हारे डैड की तरह जेल में चक्की तो नहीं पीस रहे। इवान तमतमा उठता है और माइकल को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। फिर कहता है, मेरे डैड आज जेल से बाहर आ रहे हैं, अब तुम्हें 10 सेकंड देता हूँ, अगर भागे नहीं तो बुरी तरह पीटूंगा। माइकल भागने की कोशिश करता है, मगर इवान पेंट गन से उसे शूट कर देता है। सामने सबके उसका मजाक उड़ाया जाता है। बाकी स्टूडेंट्स उसकी हालत देखकर हंसने लगते हैं। निराश माइकल घर लौट आता है। वो स्टेला को इम्प्रेस करना चाहता था और कंप्यूटर पर उसकी फेसबुक प्रोफाइल देखने लगता है। उधर स्टेला ने अपने घर फैंसी ड्रेस पार्टी रखी थी। माइकल भी जाना चाहता था, मगर उसके पास कॉस्ट्यूम नहीं था और पैसे भी छिन चुके थे। आखिरकार अपनी थोड़ी सी सेविंग्स लेकर वो एक पुरानी दुकान में जाता है। वहाँ से उसे एक अजीब सा चाइना के सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम मिल जाता है। दूसरी तरफ गियोवाना अब भी मार्टिनो की गुमशुदगी की तहकीकात कर रही थी। उसे मार्टिनो के दोस्तों को भेजा गया एक वीडियो मिलता है। वीडियो में मार्टिनो कह रहा था कि वो घर छोड़कर जा रहा है, लेकिन गियोवाना सोच में पड़ जाती है। इतना होनहार लड़का अचानक घर क्यों छोड़ेगा? घर लौटकर वो माइकल को देखती है, जो अपने कॉस्ट्यूम को लेकर उदास था। गियोवाना कहती है, तुमने इतने पैसे खर्च करके ये कॉस्ट्यूम लिया है, यकीन मानो सबको ये पसंद आएगा। असलियत ये थी कि माइकल ने उन्हें कभी नहीं बताया कि उसके क्लासमेट्स ने उसके पैसे छीन लिए थे और उसे हमेशा सताते थे। आखिरकार गियोवाना के कहने पर माइकल पार्टी में जाता है, मगर वहाँ इवान और ब्रेंडो सबके सामने स्टेला की वीडियो चला देते हैं। वही वीडियो जो माइकल ने अपने फोन से बनाई थी। स्टेला गुस्से में पूछती है, ये वीडियो तुम्हारे पास कैसे आए? इवान कहता है, ये सब हमें माइकल के फोन से मिले। जब टीचर ने फोन जब्त किया था तभी हमें पता चला ये तुम्हारी जासूसी कर रहा था। माइकल सहम जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि स्टेला को क्या जवाब दे। वो घबराकर बाथरूम में छुप जाता है। इवान और बाकी दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। रोते हुए माइकल कहता है, काश मैं गायब हो जाऊं ताकि कोई मुझे देख ही न पाए और मैं सुकून से अपनी जिंदगी जी सकूं। ये कहकर वो खिड़की से कूदकर घर लौट आता है। अगली सुबह जब वो तैयार होकर आईने में देखता है तो दंग रह जाता है। कपड़ों के अलावा उसका पूरा जिस्म गायब हो चुका था। वो कपड़े उतार कर देखता है, आईने में कुछ भी नजर नहीं आता। इतने में गियोवाना उसे बुलाने आती है। वो एक कागज पर लिख देता है, आज मैं जल्दी स्कूल जा रहा हूँ। गियोवाना को शक नहीं होता और वो चली जाती है, लेकिन घर का कुत्ता मारियो उसे साफ साफ देख पा रहा था। मारियो भौंकने लगता है। गियोवाना समझती है कि वो दीवार पर लगे पोस्टर्स को देखकर भौंक रहा है और आगे बढ़ जाती है। माइकल कपड़े, मास्क और ग्लव्स पहनकर स्कूल पहुंचा ताकि किसी को पता न चल सके कि वो इनविजिबल है, लेकिन सबके सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, इसलिए वो घर लौटने ही वाला था। अचानक उसकी नजर इवान पर पड़ी, जो अपने बैग में पेंट गन छुपा रहा था। माइकल के दिल में बदले की आग भड़क उठी। वो अपने कपड़े उतारकर सीधे क्लास में जा पहुंचा। दूर खड़ा एक अंधा शख्स उसे देख चुका था। उधर इवान ईयरफोन लगाकर गाने सुन रहा था। माइकल ने उसकी गन उठाई और टीचर पर फायर कर दिया। फिर वही गन इवान के हाथ में पकड़ा दी। टीचर को लगा इवान ने ही शूट किया है। शिकायत सीधे इवान के डैड तक पहुंची। गुस्से से लाल इवान का बाप उसे पकड़कर घर ले गया। इसके बाद माइकल ने अपनी इनविजिबल पावर का इस्तेमाल ब्रेंडो से बदला लेने के लिए किया। ब्रेंडो टेनिस फाइनल खेल रहा था, मगर माइकल पीछे पीछे जाकर उसे छूने लगा। वो इतना सहम गया कि खेल पर ध्यान न दे सका और फाइनल हार गया। गुस्से में ब्रेंडो के पापा ने उसे डांट पिलाई और चले गए, लेकिन माइकल ने पीछा वहीं खत्म नहीं किया। उसने ब्रेंडो को और डराया और भगा दिया। अब माइकल के दिमाग में एक शरारती ख्याल आया। लड़कियों के बाथरूम में घुस गया। लड़कियों को छोटे कपड़ों में देख वो मन ही मन खुश हो रहा था, लेकिन तभी एक लड़की ने उस पर कपड़ा डाल दिया और उसी पल उसकी इनविजिबल
इनविजिबल पावर ने काम करना बंद कर दिया। जैसे ही लड़कियों ने कपड़ा हटाया, माइकल उनके सामने मौजूद था। लड़कियां डर के मारे चीखने लगीं। इस हरकत के बाद स्कूल वालों ने गियोवाना को बुलाया। गियोवाना ने माइकल से समंदर किनारे पूछा, तुम लड़कियों के बाथरूम में बिना कपड़ों के क्या कर रहे थे? माइकल अपनी इनविजिबल पावर बताना चाहता था, मगर डर रहा था, क्या पता गियोवाना जानने के बाद कैसा बर्ताव करें, इसीलिए चुप रहा। फिर उसकी नाक से दोबारा खून बहने लगा। गियोवाना ने उसे साफ कर दिया। उसी वक्त कॉल आई, पता चला ब्रेंडो भी घर से गायब हो गया है। गियोवाना माइकल को लेकर वापस स्कूल आई। वहाँ पुलिस साइकोलॉजिस्ट जॉर्जियो ने बच्चों को समझाया, इस उम्र में हमें लगता है हम सही हैं और हमारे माँ बाप गलत। हम उनके फैसलों पर सवाल उठाने लगते हैं, जबकि वो सब हमारी भलाई के लिए होता है। इन्हीं गलत फहमियों और गुस्से में बच्चे घर छोड़कर चले जाते हैं, मगर इससे कोई फायदा नहीं होता, बल्कि ये वही नादानियां हैं जिन पर पूरी उम्र पछताना पड़ता है। तुम्हारे दोस्त भी ऐसी गलती करके चले गए, मगर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अचानक माइकल के हाथ फिर से इनविजिबल होने लगे। वो सहम गया, सोचने लगा, अगर सबने देख लिया तो मेरा राज खुल जाएगा। उसने हाथ ढक लिए और सर झुकाकर बैठ गया। जॉर्जियो उसकी तरफ आने ही वाले थे, तभी स्कूल की घंटी बजी। माइकल तुरंत वहाँ से भागा और घर लौट आया। घर में उसकी छोटी बहन कैंडेला कॉमिक्स पढ़ रही थी। माइकल ने उसे बाहर जाने को कहा। कैंडेला ने दरवाजा बंद किया पर बाहर नहीं गई। माइकल ने मास्क उतार दिया। जैसे ही इनविजिबल रूप सामने आया, कैंडेला चीख पड़ी। माइकल ने उसका मुंह बंद किया और सब सच बता दिया। कैंडेला ने वादा किया कि वो माँ को नहीं बताएगी। दोनों ने सोचा शायद चाइना का सुपर हीरो कॉस्ट्यूम ही इस पावर का राज है। कैंडेला ने कहा, भाई तुम्हारे पास सुपर पावर है, इसका मतलब तुम सुपर हीरो हो। आज से तुम्हारा नाम होगा इनविजिबल बॉय। इस ताकत से तुम सबकी मदद कर सकते हो। लेकिन माइकल को लगता था वो सुपर हीरो नहीं, बस एक लूजर है। वो चुपचाप कॉमिक्स पढ़ने बैठ गया। इसी बीच गियोवाना कमरे में आने लगी। माइकल ने कपड़े उतारे और इनविजिबल हो गया। गियोवाना को उसी वक्त अपनी माँ का फोन आया। उसने कहा, आजकल माइकल बहुत अजीब बर्ताव कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे पता चल गया हो कि मैं उसकी असली माँ नहीं हूँ, बल्कि मैंने उसे गोद लिया था। ये सुनकर माइकल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पहले ही क्लासमेट्स की सताई जिंदगी से डिप्रेस था। मन हल्का करने वो समंदर किनारे झूले पर जा बैठा। तभी स्टेला वहाँ से गुजरी। झूला अपने आप हिलता देख हैरान हुई, लेकिन डरी नहीं। वो दूसरे झूले पर बैठ गई। माइकल ने रेत पर स्माइल फेस बनाया और दोनों झूले पर साथ झूलने लगे। स्टेला बोली, मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? माँ कहती है अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। माइकल मान गया। तभी उसे फोन आया और स्टेला चली गई। दूर वही अंधा आदमी माइकल को देख रहा था। कैंडेला जानती थी कि माइकल स्टेला को पसंद करता है। वो बार बार कहती, तुम्हें स्टेला को अपनी असलियत बता देनी चाहिए, शायद वो तुम्हें पसंद करने लगे। आखिरकार कैंडेला के समझाने पर माइकल अपने डॉग मारियो को लेकर स्टेला से मिलने चला गया। स्टेला जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी अचानक उस पर एक डार्ट से हमला हुआ। स्टेला बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। एक आदमी उसे उठाकर ले जाने लगा। माइकल और मारियो ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने धक्का मारकर उसे दूर कर दिया और स्टेला को वहां से ले गया। माइकल ने फौरन गियोवाना और पुलिस को बुलाया। पुलिस स्टेला की तलाश में लग गई। गियोवाना माइकल को लेकर घर लौट आई, मगर स्टेला के किडनैप हो जाने से माइकल रात भर ठीक से सो नहीं पाया। वो अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर दोबारा इनविजिबल होना चाहता था, मगर गियोवाना ने कॉस्ट्यूम को धो दिया था और वो सिकुड़कर छोटी पड़ गई। माइकल ने कॉस्ट्यूम कैंडेला को पहनाकर देखा, लेकिन वो इनविजिबल नहीं हुई। इससे माइकल बहुत गुस्से में आ गया। उसने गियोवाना से कहा, आपने मेरी कॉस्ट्यूम बिगाड़ दी। आप मेरी असली माँ भी नहीं है, शायद इसी वजह से मेरी चीजें संभाल कर नहीं रखती। ये कहकर वो समंदर किनारे चला गया। उधर कुछ डॉक्टर स्टेला पर टेस्ट कर रहे थे, मगर स्टेला वो इंसान नहीं थी जिसकी उन्हें तलाश थी। इसलिए उन्होंने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। वहाँ मार्टिनो और ब्रेंडो पहले से कैद थे। वे घर से भागे नहीं थे, बल्कि अपहरण कर लिए गए थे। तीनों एक दूसरे को देखकर खुश हुए और गले लग गए। माइकल समंदर किनारे बैठकर अपना गुस्सा शांत कर रहा था। तभी वही अंधा आदमी आया और बोला, वो कॉस्ट्यूम किसी काम की नहीं है, उससे तुम्हें पावर नहीं मिली और ज्यादा मत सोचो, मैंने तुम्हारी दोस्त को किडनैप नहीं किया। माइकल हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रहा हूँ? अंधे ने कहा, मेरा नाम आंद्रे है और मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम्हें गियोवाना ने बताया होगा कि तुम्हारे डैड एक पुलिस वाले थे और मर चुके हैं, पर वो सब झूठ है। मेरा जन्म रूस में हुआ था। मैं भी अपने दोस्तों और परिवार के साथ खुश था, लेकिन एक परमाणु हमले के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। रेडिएशन की वजह से कई लोग मारे गए, मगर कुछ के डीएनए में बदलाव हुए और उन्हें स्पेशल कहा जाने लगा। रेडिएशन की वजह से हमें अलग अलग पावर्स मिली। रशियन आर्मी ने हमें साइबेरिया में कैद कर लिया। हमारे इस ग्रुप को डिवीजन नाम दिया गया। हम पर जानवरों की तरह एक्सपेरिमेंट्स किए गए, क्योंकि वो हमारी पावर्स का इस्तेमाल कर एक अलग आर्मी बनाना चाहते थे। सिर्फ मैं ही था जो लोगों के दिमाग पढ़ सकता था। इसी वजह से वो मुझे बहुत पसंद करते थे, लेकिन पावर्स का लगातार इस्तेमाल हम सबको बीमार करने लगा। मेरी नजर भी कमजोर पड़ गई। इसके अलावा स्पेशल्स बच्चे पैदा करके अपना वंश नहीं बढ़ा
बढ़ा सकते। ये डिवीजन के लिए बड़ी परेशानी थी, लेकिन डिवीजन ग्रुप के अंदर मैं और तुम्हारी माँ येलेना ऐसे थे जो बच्चे पैदा कर सकते थे। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। कुछ वक्त बाद तुम पैदा हुए। हम बहुत खुश थे, लेकिन हम जानते थे आर्मी वाले तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। हम नहीं चाहते थे कि तुम्हारे ऊपर जानवरों की तरह एक्सपेरिमेंट्स हों। इसलिए एक दिन मैं और येलेना तुम्हें लेकर सीक्रेट बेस से भाग गए। सोल्जर्स पीछे पड़े थे। तुम्हें बचाने के लिए येलेना ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया और मुझे भागने का वक्त दिया। उसके पास भी इनविजिबल होने की ताकत थी। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सोल्जर्स को रोके रखा, लेकिन एक चालाक सोल्जर उस पर नजर रखे था। उसने शूट करके येलेना को मार डाला। उसके बाद मैं तुम्हें यूरोप लेकर आया। सोल्जर्स अब भी मेरे पीछे थे, मगर मैं तुम्हें बेहतर भविष्य देना चाहता था। गियोवाना को एक बच्चा चाहिए था। मैंने उसका दिमाग पढ़ लिया था। मुझे पता था वो एक अच्छी इंसान है और तुम्हारा ध्यान रख सकती है, इसलिए मैंने तुम्हें उसके घर के बाहर छोड़ दिया। माइकल ने पूछा, क्या आप सबका दिमाग पढ़ सकते हैं? आंद्रे ने जवाब दिया, मैं सिर्फ उन्हीं का दिमाग पढ़ सकता हूँ जो मेरे करीब हों। जैसे ये मछली पकड़ रहा शख्स, वो मुझे किडनैपर समझ रहा है और जल्द ही पुलिस को फोन करेगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हें उस कॉस्ट्यूम से पावर मिली है, पर तुम गलत हो। तुम बड़े हो रहे हो और धीरे धीरे अपनी पावर्स को काबू करना सीख जाओगे। बस ये भूल जाओ कि तुम्हें पावर कॉस्ट्यूम की वजह से मिली। ये कहकर आंद्रे ने अपनी पावर से मछली पकड़ रहे आदमी की यादें मिटा दी ताकि वो पुलिस को उसके बारे में न बता सके। माइकल को जुकाम हो गया था और वो लगातार छींकने लगा। आंद्रे ने कहा, तुम इतनी सर्दी में बिना कपड़ों के घूम रहे हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बीमार पड़ जाओगे। तुम्हारी माँ को भी यही परेशानी होती थी, इसलिए आर्मी वालों ने उनके लिए एक खास तरह का सूट बनाया था। वैसा ही सूट तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बचपन में तुम्हारे लिए तैयार किया था। ये सूट तुम्हारे जिस्म के साथ इस तरह मिल जाता है कि कोई तुम्हें देख ही नहीं सकता। आंद्रे ने सूट पर बने निशान की तरफ इशारा करते हुए कहा, रशियन में इस मार्क का मतलब स्पेशल है। ये तुम्हारी माँ की तरफ से एक तोहफा है। इसे हमेशा अपने कपड़ों के नीचे पहने रखना। वो लोग जानते हैं कि तुम यहाँ हो, इसलिए तुम्हें जल्द ही यहाँ से जाना होगा। हमारे दिमाग जुड़े हुए हैं। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। इतना कहते ही पुलिस का सायरन बज उठा। आंद्रे वहाँ से चला गया। पुलिस ने मछली पकड़ रहे आदमी से पूछताछ की, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। गियोवाना ने माइकल से पूछने की कोशिश की, मगर उसने कुछ नहीं बताया। गियोवाना मारियो को डॉक्टर के पास लेकर जाने वाली थी, इसीलिए जॉर्जियो माइकल को घर ले आया। माइकल ने अपने कमरे में जाकर वो स्पेशल सूट पहन लिया। फिर वो बाहर आया और जॉर्जियो के साथ बैठकर चाय पीने लगा। तभी उसकी नजर जॉर्जियो के हाथ पर बंधी पट्टी पर पड़ी और वो चौंक गया। उसे याद आया कि स्टेला का अपहरण करने वाले शख्स के हाथ पर भी यही निशान था जिसे मारियो ने काटा था। अब माइकल को समझ आ गया कि स्टेला का किडनैपर और कोई नहीं बल्कि जॉर्जियो ही है। वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जॉर्जियो ने सारे दरवाजे और खिड़कियां लॉक कर रखे थे। माइकल दूसरे कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है और गियोवाना को फोन करने लगता है। तभी बाहर से जॉर्जियो की आवाज आती है, अगर किसी को फोन किया तो तुम्हारे दोस्त जिंदा नहीं बचेंगे। दरवाजा खोल दो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। वो दरवाजा तोड़कर अंदर आया, मगर उससे पहले माइकल ने अपने कपड़े उतार कर खुद को गायब कर लिया। उसने चाकू से हमला किया, मगर जॉर्जियो उसके वारों से बच निकला। फिर उसने कमरे में चारों तरफ आटा बिखेर दिया। माइकल के पैरों पर आटा लग गया था। वो खिड़की से भागने ही वाला था कि जॉर्जियो ने उसके निशानों को देखकर उसे पकड़ लिया और जोर से पटक दिया। चोट खाकर माइकल सामने आ गया। जॉर्जियो बोला, कमाल है, तुम अभी से अपनी ताकत को काबू में करना सीख गए हो, लेकिन तुम इन आम लोगों के बीच रहने के लिए नहीं बने। अगर इन्हें तुम्हारे बारे में पता चल गया तो ये तुम्हें सिर्फ एक राक्षस समझेंगे। बेहतर है कि हमारे साथ चलो। माइकल ने उसकी टांगों पर लात मारी और ऊपर से पूरा बेड गिरा दिया। जॉर्जियो जमीन पर गिर पड़ा। मौका पाकर माइकल फिर से गायब हो गया और वहां से भाग निकला। बाहर उसे इवान मिला। माइकल उसके स्कूटर पर बैठकर वहां से निकल गया। गायब होने की वजह से इवान उसे पहचान नहीं पा रहा था और उस पर हमला करने लगा, लेकिन जब माइकल सामने आया तो इवान के होश उड़ गए। उधर गियोवाना मारियो को लेकर घर पहुंची। घर की हालत देखकर वो घबरा गई। तभी आंद्रे वहां आ पहुंचा। माइकल ने इवान से कहा, जॉर्जियो कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं बल्कि एक रूसी जासूस है। उसी ने स्टेला, मार्टिनो और ब्रेंडो को किडनैप किया है। हमें हर हाल में उन्हें बचाना होगा। इवान बोला, मुझे तो शुरू से शक था। मुझे बताया गया था कि मुझे डेफिसिट हाइपरटेंशन डिसऑर्डर है और इसी वजह से मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास भेजा गया, पर मैं जानता था कि जॉर्जियो कोई असली डॉक्टर नहीं है। ये कहते ही उसने अपनी पेंट गन निकाल ली। उधर स्टेला और उसके दोस्त समझ नहीं पा रहे थे कि उनका अपहरण क्यों हुआ। कुछ सोचने के बाद स्टेला को एहसास हुआ, मार्टिनो मैथ्स में अच्छा है, ब्रेंडो टेनिस में और मैं जिम्नास्टिक्स में। ये लोग हमसे बार बार इन्हीं चीजों से जुड़े सवाल पूछ रहे हैं, यानी ये किसी खास ताकत वाले बच्चों की तलाश में है। तभी स्टेला को बाहर निकलने का एक रास्ता दिखाई दिया। वो मार्टिनो और ब्रेंडो के ऊपर चढ़कर उस जगह से बाहर निकली। बाहर आकर उसे एहसास हुआ कि वो एक जहाज के अंदर कैद है। उसने पास ही एक बुजुर्ग आदमी को देखा जो व्हील चेयर पर बैठा था, मगर वो वहां रुकी नहीं। गार्ड्स से बचते हुए अपनी जिम्नास्टिक
लिंग्विस्टिक स्किल्स का इस्तेमाल करके वो एक टावर के ऊपर पहुंच गई। वहां उसे एक सर्च लाइट मिली। स्टेला ने उस लाइट पर स्माइली बना दी और लाइट को आसमान की तरफ घुमा दिया। माइकल ने दूर से वो लाइट देखी और समझ गया कि ये स्टेला का सिग्नल है। वो फौरन इवान को लेकर उस जहाज तक पहुंचा, मगर तब तक गार्ड्स को भी स्टेला के बारे में पता चल चुका था और उन्होंने उसे दोबारा कमरे में बंद कर दिया। इवान पेंट गन से बिजली के पैनल पर गोली चलाता है। उससे शॉर्ट सर्किट होता है और अलार्म बज उठा। गार्ड्स चौंक कर इधर उधर देखने लगते हैं। मौका पाकर माइकल अदृश्य होकर जहाज के अंदर चला जाता है। जॉर्जियो पहले से ही वहाँ मौजूद था। उसने गियोवाना की कार में कैमरा लगाया हुआ था और वो लगातार निगाह रख रहा था। आंद्रे भी वहाँ था। उसने गियोवाना को माइकल की खास ताकत के बारे में बता दिया था। माइकल एक गार्ड के सिर पर हमला कर उसे गिरा देता है। फिर दूसरे गार्ड को काबू करके वो स्टेला और उसके 2 क्लासमेट्स को आजाद करवा लेता है। दोनों गार्ड्स को कमरे में बंद कर माइकल अपना मास्क उतार देता है। सभी हैरान हो जाते हैं। स्टेला कहती है, यहाँ एक बुजुर्ग आदमी है, हमें उसे भी बचाना होगा। माइकल मार्टिनो और ब्रेंडो को भेजकर स्टेला के साथ उस आदमी को ढूंढने निकलता है। स्टेला उसे एक अंधेरे कमरे में ले जाती। तभी किसी ने दरवाजा बंद कर दिया और स्टेला माइकल की तरफ पिस्तौल तान कर कहती है, आगे आओ और सच बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? माइकल आगे आता है और पूछता है, तुमने ये सब क्यों किया? तभी व्हील चेयर पर बैठा बुजुर्ग आदमी उसे छूकर बेहोश कर देता है। आदमी धीरे से बोलता है, मेरा नाम क्लॉ है, मेरी ताकत है कि मैं किसी को भी अपने काबू में कर सकता हूँ। वो बताता है, मैंने स्टेला का इस्तेमाल तुम्हें बुलाने के लिए किया। मैंने जॉर्जियो को भी अपने काबू में कर लिया था। उसकी मदद से मैं तुम्हारे दिमाग को काबू करना चाहता था, पर तुम मेरी पकड़ से निकल गए। माइकल फिर अदृश्य होकर गार्ड से टकराता है और उन्हें पीटने लगता है। एक गार्ड ने स्टेला पर पिस्तौल तान दी और माइकल को सामने आना पड़ा। क्लॉ माइकल को जहाज से अलग करवा दी गई पनडुब्बी की ओर ले जाना चाहता है। उसने सीनियर गार्ड से कहकर पनडुब्बी को शिप से अलग करवा दिया। गियोवाना और आंद्रे माइकल को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचते हैं। रास्ते में उन्हें इवान मिलता है। आंद्रे ने इवान का दिमाग पढ़कर जाना कि इवान को माइकल के बारे में कुछ पता है। इवान उन्हें उसी जहाज के पास ले आता है, पर अब जहाज लॉक हो चुका था। स्क्रीन पर एक काउंटडाउन चल रहा था। काउंटडाउन खत्म होते ही पूरा इलाका ब्लास्ट हो जाएगा। आंद्रे ने कहा, माइकल यहाँ नहीं है, ये जगह जल्द ही ब्लास्ट होने वाली है। लेकिन मार्टिनो और ब्रेंडो अभी भी शिप के अंदर फंसे थे। गियोवाना ने फौरन गेट पर गोली चलाई और मार्टिनो ब्रेंडो को बाहर निकाल दिया। फिर वो अंदर जाकर माइकल की तलाश करने लगी और वहीं उसे जॉर्जियो मिला। जॉर्जियो के पास माइकल के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं था। आंद्रे ने फिर से दिमाग पढ़ा और गियोवाना को समझाकर सबको बाहर ले आया। जैसे ही वे बाहर पहुंचे, शिप तेज धमाके के साथ तबाह हो गई। क्लॉ माइकल से कहता है, आखिर हम अपने घर जा रहे हैं, तुम्हें अपनी माँ से फिर मिलने का मौका मिलेगा। माइकल गुस्से में कहता है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, मेरी माँ बहुत सालों पहले मर चुकी है, अब मैं तुम्हारे झांसे में नहीं फंसूंगा। क्लॉ जवाब देता है, तुम्हें गलतफहमी है, डिवीजन के आम लोगों ने येलेना को घायल किया था, पर वो मर नहीं गई, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब हम स्पेशल लोग ही सब संभाल रहे हैं। क्लॉ हुक्म देता है, स्टेला को एक कैप्सूल में बैठा दो ताकि वह सुरक्षित तरीके से निकल सके। सीनियर गार्ड स्टेला को कैप्सूल में बिठा देता है। माइकल उसे घूर कर देखता है। क्लॉ कहता है, तुम स्पेशल हो, तुम्हें इन आम लोगों से लगाव नहीं रखना चाहिए। ये सिर्फ रोजमर्रा की दौड़ धूप में रहते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, तुम्हारा मकसद दुनिया बदलना है। आज से हम ही तुम्हारा परिवार हैं। माइकल का गुस्सा उबल पड़ा। उसकी टेलेकाइनेसिस शक्ति जाग उठी। वो अपने इर्द गिर्द बरतने वाली चीजों को नष्ट करने लगा। गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर माइकल ने उन्हें दफा कर दिया। पनडुब्बी में दरारें पड़ गईं। पानी अंदर घुसने लगा। माइकल स्टेला के साथ कैप्सूल में बैठ जाता है। दोनों एक बटन दबाते हैं। कैप्सूल पानी की सतह पर आकर किनारे पर तैरकर पहुंच जाता है। माइकल सबके सामने गायब होकर अपनी ताकत का इजहार करता है, मगर उसका चेहरा मास्क से ढका हुआ था, इसलिए कोई उसकी असली पहचान नहीं जान सका। आंद्रे कहता है, मैं इन लोगों के दिमाग से तुम्हारी खासियत मिटा दूंगा, वरना ये जान जाएंगे कि तुम स्पेशल हो और तब तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। पर फिक्र मत करो, जब भी जरूरत होगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और फिर अपनी ताकत से आंद्रे ने वहाँ मौजूद सभी लोगों की यादों से माइकल के स्पेशल होने की याद मिटा दी। किसी को हादसे के बारे में पता नहीं था, लेकिन गियोवाना ने बच्चों को बचाया था, जिस वजह से न्यूज पर उसकी तारीफ होने लगी। माइकल भी उसकी तारीफ करता है, जिससे गियोवाना खुश हो जाती है। माइकल स्कूल जाता है स्टेला से अपने दिल की बात कहने के लिए, पर इवान और ब्रेंडो फिर से उसे परेशान करने लगते हैं। अब माइकल बिल्कुल डरा नहीं। वो कहता है, इवान, मैं जानता हूँ तुम्हें एक डिसऑर्डर है, पर फिक्र मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। ब्रेंडो, तुम्हें अपने डैड पर गुस्सा आता है और इसलिए तुम मुझे परेशान करते हो। अगर तुम अपने डैड से बात करोगे तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। ये सुनकर इवान और ब्रेंडो दंग रह गए। अब वे उसे परेशान नहीं करते। माइकल स्टेला के साथ घूमने निकल पड़ता है।
दूसरी तरफ माइकल की माँ येलेना अभी भी जिंदा थी। एक सोल्जर आता है और बताता है, हमारा मिशन फेल हो गया, हम स्पेशल माइकल को पकड़ने में सफल नहीं हो सके। येलेना को गुस्सा आता है, वो सोल्जर पर हमला करने लगती है। सोल्जर कहता है, फिक्र मत करो, भले ही माइकल हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन हम स्पेशल नताशा का पता लगा चुके हैं, वो मोरक्को में छिपी है। येलेना ये सुनकर खुश होती है। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जब आंद्रे माइकल को लेकर सीक्रेट बेस से भाग रहा था। उसके बैग में उसकी बेटी नताशा थी, जिसके बारे में उसने माइकल को कभी कुछ नहीं बताया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी में और भी रोमांच, रहस्य और मजा आपका इंतजार कर रहा है।